Good morning to all of you. Today we will discuss the judgment given by the Supreme Court in the case Kim Won-soo versus the state of UP. We will see what is the particular case and some important topics related to with this case. ठीक है, हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी देखेंगे और केस को भी देखेंगे। तो केस में जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट हम कुछ टर्मोलॉजीज चेकआउट कर लेते हैं। देखो, पहला हम ये समझते हैं कि ज्यूरिडिक्शन का मतलब क्या होता है। देखो, ज्यूरिडिक्शन का ये मतलब होता है द स्कोप ऑफ पावर ऑफ कोर्ट टू हियर एंड द डिसाइड द केस इज कॉल्ड इज ज्यूरिडिक्शन। इसको सिंपल से टर्म्स में समझते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कोर्ट्स हैं, जैसे फैमिली कोर्ट्स है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, सेशन कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। तो कौन सा कोर्ट कौन से केस की हेयरिंग सुनेगा, या आप ऐसा कह सकते हो कि कौन सा पर्टिकुलर केस जो है किस कोर्ट में जा सकता है, इस पर्टिकुलर पार्ट को कहते हैं ज्यूरिडिक्शन। उसके बाद आता है रिट ज्यूरिडिक्शन। आपने आर्टिकल नंबर 32 पढ़ा होगा, जहां पर आपने ये पढ़ा होगा कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स कहीं कल्टेल हो रहे हैं या वॉयलेट हो रहे हैं, तो आप उनको इन्फोर्स करने के लिए सीधे आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, रिट्स को इशू करेगा फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। रिट्स जैसे कि फॉर एग्जांपल हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, कोवेरेंटो एंड सर्टियोराई। ये जो पर्टिकुलर रिट ज्यूरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, ये ओरिजिनल एंड कॉन्करेंट ज्यूरिडिक्शन है। कॉन्करेंट किस लिए? क्योंकि अंडर द आर्टिकल 226 रिट्स इशू करने का पावर हाई कोर्ट के भी पास है, यानी कि फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स हाई कोर्ट भी रिट्स को इशू कर सकता है अंडर द आर्टिकल 226। लेकिन ये हम जब देख लेते हैं कि आखिर डिफरेंस क्या है दोनों आर्टिकल्स में, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हो रिट्स जो ज्यूरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का क्या है, हाई कोर्ट का क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है, इसको हम देख लेते हैं। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। अगर हम पर्पस के एरिया को अगर हम देखें, सुप्रीम कोर्ट केवल रिट्स इशू कर सकता है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जबकि हाई कोर्ट जो रिट्स इशू कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को भी इन्फोर्स करने के लिए एंड ऑल्सो फॉर अदर पर्पस। हाँ, ये सुन के हैरानी तो होगी आपको कि अगर हम ये एरिया देखें तो रिट्स इशू करने का जो एरिया है, जो स्कोप है, हाई कोर्ट के पास ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट केवल रिट्स इशू कर सकता है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अगर हम टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन देखें तो सुप्रीम कोर्ट जो है रिट्स इशू कर सकता है अगेंस्ट अ पर्सन और द गवर्नमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जबकि हाई कोर्ट केवल रिट्स इशू कर सकता है जो भी उसका स्टेट का, जो भी स्टेट का हाई कोर्ट होगा, ठीक है, जो भी उसका टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन होगा, उसी में ही केवल रिट्स इशू हाई कोर्ट कर सकता है। एक केवल एक स्पेशल कंडीशन है, ये आउटसाइड द स्टेट तब कर सकता है जब उसके स्टेट से कुछ रिलेशन हो, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन या कोई मैटर हो, तभी मतलब कि हाई कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। अंडर द आर्टिकल नंबर 32 जो रिट्स इशू करने का पावर जो सुप्रीम कोर्ट के पास है, ये एक फंडामेंटल राइट है। आपको तो पता ही होगा आर्टिकल नंबर 32 फंडामेंटल राइट है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है ना, इसको मना नहीं कर सकता। यानी अगर आप कोई केस सुप्रीम कोर्ट के पास लेके गए रिलेटिंग टू द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ये केस को सुप्रीम कोर्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और रिट्स को इशू करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना, रिट्स इशू करना इन द केस ऑफ द हाई कोर्ट, ये उसका एक डिस्क्रिशनरी पावर है। हालांकि अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो हाई कोर्ट भी मना नहीं करेगा, बट ये आपको ध्यान रखना है, हाई कोर्ट्स के पास जो रिट्स इशू करने का जो पावर होता है ये डिस्क्रिशनरी है, चाहे तो हाई कोर्ट मना भी कर सकता है, ठीक है। चलो, अब हम देखते हैं कि ये केस क्या है। देखो, किम वॉन्सू एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं थे, ठीक है, हुंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडिया लिमिटेड के। और इन पे बहुत सारे कुछ चार्जेस लगे हुए थे कि क्रिमिनल चार्जेस भी थे कि इन्होंने चीटिंग करा है, ठीक है, इन्होंने फ्रॉड करा है,
इन्होंने पेमेंट्स नहीं मतलब कि दिए हैं सही टाइम पे, ठीक है, डिले भी नहीं हुआ है, डिले हुआ है बहुत बार और पेमेंट भी नहीं हुए हैं, तो इन पे बहुत सारे चार्जेस थे, तो एफआईआर रजिस्टर हुई इनके अगेंस्ट, ओके, इन 2020। तो इसी एफआईआर को क्वैश करने के लिए ये मैटर पहले गया इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास और उसके बाद ये मैटर गया सुप्रीम कोर्ट के पास, ओके। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखो कि ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मना कर दिया था ना कि ये जो क्रिमिनल जो केसेस इनके अगेंस्ट रजिस्टर्ड है हम उनको क्वेश्च नहीं कर सकते, ठीक है, बाय यूजिंग दिस पावर दिस जुरिडिक्शन अंडर द आर्टिकल 226। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये जो एफआईआर रजिस्टर्ड थी ये वेग एलिगेशन से अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर पर्सन। तो सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर क्या किया, एफआईआर को क्वैश कर दिया, जो भी ये फॉरेन नेशनल के अगेंस्ट रजिस्टर्ड जो केस था पूरा का पूरा क्वैश हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में ये भी कहा है, हाई कोर्ट को एक याद दिलाया है कि आपके पास एक ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट कैन क्वेश द क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन्वोकिंग द आर्टिकल नंबर 226 जुरिडिक्शन ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम सीआरपीसी पावर। देखो अगर हम देखें कि अंडर द सेक्शन 482 सीआरपीसी हाई कोर्ट जो है उसके पास ये पावर है कि जो भी क्रिमिनल केस चल रहा है किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी के अगेंस्ट, उसको उस पूरे केस को क्वैश कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया है कि देखो आपके पास एक और भी पावर है, आपके पास ये जो पावर अंडर द आर्टिकल 226 है, इसको भी आप यूज़ करके आप ये जो क्रिमिनल केसेस है ना, अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट लग रहा है कि भाई ऐसे कोई मतलब कि कोई खास सबूत नहीं है या मतलब कि जो चार्जेस हैं वो जेन्युइन नहीं है, ठीक है, तो आप इसका भी यूज करके उस क्रिमिनल केसेस को क्वैश कर सकते हो, ठीक है, ताकि ये जो लॉ है ये मिसयूज नहीं होना चाहिए। यानी इस पर्टिकुलर केस में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को उसकी पावर्स को भी याद दिलाया है कि यहाँ पर तो आपके पास पावर है ही है और साथ में अंडर द आर्टिकल 226 यहाँ पर भी आपके पास एक पावर है जिसको आप यूज कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि इस पर्टिकुलर केस में कि देखा जाए जब एफआईआर रजिस्टर करी गई तो कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है, वो मेंशन भी नहीं है और ये पूरा का पूरा जो भी है वेग एलिगेशंस को लगाया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि द एपेलेंट टू स्टैंड द ट्रायल विद नथिंग बट द एब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑन द लॉ एज सच। यानी कि अगर कोई चार्जेस नहीं है या सही से कोई सपोज जो भी अगर स्पेसिफिक कोई चार्जेस अगर मेंशन नहीं है तो क्यों नहीं मेंशन है, और अगर एफआईआर में अगर मेंशन नहीं है तो फिर ये केस क्यों बन रहा है, ठीक है, इसको हटाना चाहिए। यहाँ तो समझ लो फिर मिसयूज ऑफ द पावर हो गया है ना। और अगर सपोज अगर हम यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करते हैं, हम ऐसा मतलब कि नहीं करते हैं, एफआईआर क्वेश नहीं करते, तो इसका मतलब है इट विल रिजल्ट इनटू द मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। यानी किसी गलत पर्सन के अगेंस्ट मतलब कि अगर सपोज आप कोई पर्सन ने कोई क्राइम किया है या सपोज कोई मतलब कि कोई केस बनता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर किसी ने अगर कोई मतलब कि यहाँ पर क्राइम हुआ ही नहीं है या सपोज अगर अगर एफआईआर में सही से रजिस्टर्ड नहीं है तो कोई मतलब नहीं बनता है कि इस केस को फर्दर आगे बढ़ाने से। अगर केस को आगे बढ़ाया जाएगा तो इसका मतलब कि और मतलब कि ये चीज़ें उस पर्टिकुलर पर्सन को परेशानी भी होगी और ऐसा होना नहीं चाहिए। यहाँ पे मिसयूज ऑफ द पावर होगा अगर ये फर्दर आगे क्रिमिनल प्रोसीडिंग बढ़ेगा। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में जो एफआईआर थी उसको क्वैश कर दिया है और कहा है कि अगर हम इंटरफेयर नहीं करेंगे तो विल रिजल्ट इनटू द मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। होप ये केस आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है इस केस से रिलेटेड अगर आपको समझना है आप हमसे SPMIS में कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।